नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है वेरियस टाइप्स ऑफ वेव मोशंस, इस पर बेस्ड हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इस पर बेस्ड टोटल 20 प्रश्न और ये पार्ट होगा हमारा पार्ट नंबर 17। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 16, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो जो है वो मिल जाएगा। और ये वीडियो जो है हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू करते हैं प्रश्न पिछले वाले वीडियो से। तो पिछले वाले वीडियो का जो मैंने प्रश्न पूछा था, सबसे पहले बात करते हैं उसके उत्तर की। प्रश्न मैंने पूछा था कि स्पष्ट रूप से यदि प्रतिध्वनि की बात की जाए तो वो सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन भी दिए थे, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो लिखा है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित जो सतह है, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर जो है वो खड़ा हुआ है और यहाँ से वो बोलता है और यहाँ से कोई चीज़ जो है वो टकरा कर, जैसे कि ये बोल रहा है, ये जा रहा है आपका साउंड, यहाँ से टकराया और वापस उसे सुनाई दे रहा है, तो ये तो हो गया आपका प्रतिध्वनि, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह यानी कि यहाँ से लेकर और सुनने वाला जो है यानी कि इस व्यक्ति तक, इसके मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर 16.5 मीटर जो है वो सही हो जाएगा। यानी ये दूरी 16.5 मीटर जो है वो होनी चाहिए। यही प्रश्न आपको एक दूसरे तरीके से पूछा गया था, जहाँ पर 17 मीटर जो है यही दूरी लिखी थी। तो अप्रॉक्सीमेट आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो टिक कर लीजिएगा। जल्दीबाजी में ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पर मीटर दे रखा है, यहाँ पर 16.5 फीट दे रखा है, तो इसमें गलती ना कीजिएगा, मीटर को ही जो है वो टिक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र जो प्रगमन है वो किस में होता है, यानी कि सबसे तीव्र जो है वो किस में चलती है, आपको बताना है। द्रव में, ठोस में, गैस में या निर्वात में। इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको कराया था, जहाँ पर एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया था, जहाँ पर ऑप्शन में लोहा दे रखा था। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो आपके ठोस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि जो तरंग है उनकी सबसे ज़्यादा गति होती है। यानी आपका ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, तो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी कि ठोस में सबसे तीव्र प्रगमन जो है वो होता है ध्वनि तरंगों की जब बात की जाए। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। पराश्रव्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे या दृश्य प्रकाश या कह सकते हैं एक्स किरणें। बताना है आपको कि जो सिटी स्कैन होता है उसको करने में इनमें से क्या जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसके अलावा सीटी स्कैन में जो सीटी लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सी जो है इससे आपका होता है कंप्यूटेड, COMPUTED, कंप्यूटेड। और जो आपका टी लिखा है इससे क्या होता है, इससे होता है आपका टोमोग्राफी, TOMOGRAPhy, कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं इनमें से, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी एक्स किरणें जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में जो है वो लाई जाती हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि हृदय अपस्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। दूसरा कह रहा है कि ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये आपका जो है वो अधिक लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और चौथा कह रहा है कि पराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। बताना है आपको इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही होगा। 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4 या 1, 2 और 4। तो आपको छांटना है ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले सभी में 3-3 लगभग ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक गलत जो ऑप्शन है उसको ही बात कर लेते हैं, कौन सा यहाँ पर गलत दे रखा है। तो आपका यहाँ पर दूसरा वाला कथन गलत दे रखा है कि ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रश्न भी कराया था
जिसमें आपका ऑप्शन में ठोस लिखा हुआ था, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि ध्वनि की सबसे ज़्यादा जो गति है वो ठोस में होती है। तो यही आपका बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, यानी कि आपका पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो 1, 3, 4 वाला आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही है आपका। तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिंगल पॉइंट भी आपको पता है तो उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा। पराश्रव्य तरंगे जो हैं पूछा है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दूसरा कह रहा है कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तीसरा कह रहा है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे हैं। या चौथा कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। पराश्रव्य तरंगों के संबंध में यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा पराश्रव्य तरंगों की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे आंसर की। तो जो पराश्रव्य हैं इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में अल्ट्रासाउंड। आपने ये वर्ड अवश्य जो है वो सुना होगा। अब अल्ट्रासाउंड की यदि बात करें, पराश्रव्य तरंगों की बात करें, तो उन ध्वनि तरंगों के लिए यूज में लाया जाता है जिनकी आवृत्ति इतनी ज्यादा होती है, इतनी अधिक होती है कि वो मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती है। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसकी परास से पूछा जाता है। तो इसकी जो परास होती है, साधारणतः मानव श्रवण शक्ति का जो परास होता है वो होता है 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड। पर यदि पराश्रव्य तरंगों की बात करें तो 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है उनको हम पराश्रव्य जो है तरंगों के अंतर्गत रखते हैं। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ। जो साधारणतः मानव जो हम लोग हैं, यानी कि मानव कैटेगरी है, उसकी यदि बात करें तो वो 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक जो है ये आपका जो है वो सुन सकता है। या श्रवण शक्ति जो है इसका परास होता है मानव में। परंतु यदि पराश्रव्य तरंगों की बात करें तो वो आपका 20,000 हर्ट्ज जो है इससे अधिक होता है। अब प्रश्न के ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर किलो हर्ट्ज लिखा हुआ। किलो मतलब क्या होता है? 1,000 होता है, यानी कि आपका बी या सी में से कोई ऑप्शन सही होगा। अब 20,000 जो हर्ट्ज है यहाँ पर चेंज कर लेंगे जब आप किलो को, तो आपका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। तो इससे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे, इनमें से कौन सा सही होगा? तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि 20 किलो हर्ट्ज कह लीजिए या 20,000 हर्ट्ज कह लीजिए या 20,000 कंपन प्रति सेकंड कह लीजिए, इससे अधिक आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि मानव कान निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। 15,000 चक्र प्रति सेकंड, 20,000 चक्र प्रति सेकंड या 12,000 चक्र प्रति सेकंड या 10,000 चक्र प्रति सेकंड। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 20,000 चक्र प्रति सेकंड आपका सही हो जाएगा। यही मैंने अभी आपको बताया भी। इसी को थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया तो वहां पर कंपन प्रति सेकंड लिखा गया, यहाँ पर चक्र प्रति सेकंड लिखा गया। थोड़ा सा प्रश्न आपको बदला हुआ देखने को मिलेगा, इसलिए वेरियस टाइप के मैं यहाँ पर प्रश्न करा रहा हूँ। कैसे भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप गलत ना करें। छठा प्रश्न कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। दूसरा कह रहा है ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। तीसरा कथन यहीं से आपका लिखा हुआ है कि इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। और चौथा कह रहा है आपसे कि ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। आपसे क्या पूछा है कि जो पराश्रव्य तरंगे हैं इनके बारे में निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार करना है और बताना है उक्त कथनों में 3 और 4 सही हैं, 1 तथा 2 सही हैं, 1, 2 और 3 सही हैं या ये सभी सही हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके सभी कथन सही लिखे हुए हैं, यानी आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सभी सही हैं कि ये कीड़ों को भी नष्ट कर सकती है, कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ भी कर सकते हैं, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार में भी होता है और स्वचालित जो दरवाजे हैं उनको नियंत्रित करने के कार्य में भी पराश्रव्य तरंगों का यूज होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां। 2 उत्तरोत्तर सुरंग, इंग्लिश में भी लिखा है नाम, अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, आयाम कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। वेवलेंथ कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो 4 ऑप्शन में से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को
लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराता रहूं। चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन तरंग दैर्ध्य जो है वो सही हो जाएगा। तो इसे वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य के नाम से जो है वो जाना जाता है, उसके बीच की दूरी को। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग आपको बताना है नहीं है। प्रश्न में क्या कह रहा है, नहीं है, बस इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। गामा किरणें, अल्फा किरणें, अवरक्त किरणें या एक्स किरणें, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो नहीं है। तो बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अल्फा किरणें जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो नहीं है। बाकी ऑप्शन को भी देख लीजिएगा जो कि इसके अंतर्गत आती हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। 200 से 280 nm, 320 से 400 nm, 280 से 320 nm या 400 से 600 nm। बताना है आपको निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा जो है वो प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। तो ऑप्शन ABCD में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि 200 से 280 nm जो है आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका 10वां कि म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की जो दीवारें हैं उनको ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए या ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको जो म्यूजिक कंसर्ट्स हैं उनके लिए जो हॉल होता है उसकी जो दीवारें हैं उसको इनमें से कौन सा जो है वो तरीका अपनाना चाहिए। ऑप्शन ABCD में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल जो है वो हो जाएगा। आप देखते हैं हॉल वगैरह जो मूवी हॉल होते हैं उनमें ये तकनीक यूज भी की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 की कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन कह रहा है कि अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। दूसरा कारण जो है आपका दे रखा है कि दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त्य ध्वनि जो है वो परावर्तन हो सकती है। और आपको बताना है कि नीचे दिए गए जो कोड दे रखे हैं इनका प्रयोग करके सही उत्तर बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, या ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ए और आर जो है वो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां। प्रश्न कह रहा है कि तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, सूक्ष्म तरंग या विद्युत तरंग। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको तंतु प्रकाश की संचार में जो संकेत हैं वो किस रूप में जो है वो प्रवाहित होते हैं। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो बी वाला आपका प्रकाश तरंगे जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि प्रकाश तरंगों के रूप में जो है प्रवाहित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 13। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको छांटना है। पहला कथन कह रहा है कि नैनो कण द्वारा -60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है। दूसरा कह रहा है कि नैनो कण द्वारा -120 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई दे देती है। तीसरा कह रहा है कि नैनो कण सिलिका के केवल एक नैनो कण का बना होता है। और चौथा कह रहा है कि नैनो कण रजत यानी कि जो चांदी है उसके केवल एक नैनो कण का बना होता है। छांटना आपको क्या है, आपको इनमें से सत्य कथन जो है वो छांटना है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि नैनो कण द्वारा -60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 की निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा कण में, एक्स किरण में, बीटा कण में या गामा किरण में। बताना है आपको इनमें से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन
सी बीटा कण जो है वो सही हो जाएगा। तो किस में ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में होता है। बीटा कण से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, बीटा क्षय। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ क्या चीज पूछा जाता है, बीटा क्षय। तो बीटा क्षय क्या होता है? रेडियो सक्रिय कोई जो नाभिक है उससे बीटा कणों का निकलना जो है बीटा क्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियो सक्रिय नाभिक से बीटा कणों का निकलना बीटा क्षय जो है वो कहलाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 15 प्रश्न कह रहा है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो सी ऑप्शन आपका यानी कि जो ध्वनि है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? ध्वनि जो है वो नहीं कर सकती है। इसके संबंध में मैंने आपको एक प्रैक्टिकल देके भी बताया था इससे पहले के पार्ट में, वो नहीं देखा आप उसको देख लीजिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 कि रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की जो उपस्थिति है और स्थिति है वो ज्ञात करने के लिए, या वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने के लिए। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बहुत सी आप मूवीज वगैरह में भी देखते हैं रडार का यूज किया जाता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको एक अंदाजा जो है वो लगेगा कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन कौन सा काट सकते हैं? डी वाला काट सकते हैं कि वर्षा के जल भरे बादलों का तो पीछा आप देखते हैं, इनमें नहीं। ये आपको पता है रडार का यूज वस्तुओं की स्थिति का पता तो लगाने के लिए किया जाता है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए। यदि आप ये सोचिए रडार का यूज ऐसे इलाकों में किया जाता है जो आपके थोड़ा सा मिलिट्री वाले एरिया होते हैं और कोई चीज आपको पता लगानी कि आपके एरिया में घुस रही है, तो यदि ध्वनि तरंगों का आप यूज करेंगे तो उससे तो सबको पता चल जाएगा। आप ये ऑप्शन भी काट सकते हैं कि ध्वनि तरंग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसी तरंगे होंगी जो औरों को तो ना सुनाई दे और आपको वस्तु की स्थिति का भी पता चल जाए। दूसरा कह रहा है प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? अधिकतर ये जो रडार हैं वो यूज किए जाते हैं नाइट में भी डे में भी, दोनों समय में। तो आप कहेंगे अगर रात में उनका यूज कर रहे हैं और प्रकाश बहुत सा पड़ा तो जिसके बारे में आप पता लगा रहे हैं उसको भी पता चल जाएगा कि आप उसे ढूंढ रहे हैं, तो वो भाग जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन भी यहाँ से कट जाएगा। बचा क्या? सी। तो आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप सी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का यूज किया जाता है। बस रेडियो तरंगे आपको यहाँ पर याद रखना है, बाकी तो ऑप्शन में आप पहचान ही लेंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास जो है वो कितना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नॉर्मली बहुत से लोग एफएम रेडियो सुनते हैं, परंतु परास यहाँ पर पूछा गया है 76 से 87 मेगाहर्ट्ज के बीच। पहला वाला ये जो है वो मेगाहर्ट्ज लिखा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 54 से लेकर 75 मेगाहर्ट्ज के बीच। तीसरा कह रहा है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज और चौथा कह रहा है 109 से लेकर 139 जो है वो मेगाहर्ट्ज के बीच। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य जो है ये सही हो जाएगा। तो इसमें जो है वो यूज किया जाता है आवृत्ति बैंड एफएम प्रसारण सेवा में। याद रखिएगा, हो सकता है आगे कभी कॉम्पिटेटिव लेवल में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। 18 प्रश्न कह रहा है कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ी की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती हैं। अब इसका रीजन क्या है? ये तो जादू हो गया। प्रश्न में ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि ध्वनि का वेग वायु में इस्पात के अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए उसे ऐसा सुनाई दिया। दूसरा कह रहा है कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत जो है वो अधिक होता है। तीसरा कह रहा है कि ध्वनि तरंगे रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती हैं। और चौथा कह रहा है कि उसके जो कान है वो ध्वनि स्रोत, ये लिखा है आपका स्रोत, तो ध्वनि स्रोत जो है वो से भिन्न दूरियों पर है। अब आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन सा जो है वो रीजन जो है वो होगा।
अच्छा प्रश्न है, एक बार प्रश्न मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली जो हथौड़ी है उसकी आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती हैं। इसका रीजन जो है आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की इनमें से कौन सा सही होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसी कारण ऐसा होता है। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत अधिक होता है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। प्रश्न देखते हैं। 19 एक्स किरण या एक्स रे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है 10 से लेकर 0.1 नैनोमीटर। दूसरा कह रहा है 100 से लेकर 0.001 नैनोमीटर। तीसरा कह रहा है 25 से लेकर 0.01 नैनोमीटर, और चौथा कह रहा है 100 से लेकर 0.01 नैनोमीटर। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन को थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया गया है। आपका पहला ही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि 10 से लेकर 0.01 नैनोमीटर कह सकते हैं, या इसको थोड़ा सा सही रूप में कहें तो 0.01 नैनोमीटर जो है इससे लेकर 10 नैनोमीटर तक एक्सरे का जो तरंग दैर्ध्य है वो होता है। इसके साथ साथ जो एक्सरे है वो आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप होता है। तो ये तो आपका नैनोमीटर में मान दे रखा है। अलग तरीके से पूछा जाए इसकी आवृत्ति के संबंध में तो इसकी आवृत्ति जो है आपकी 30, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30 पेटा हर्ट्ज, 30 पेटा हर्ट्ज से लेकर के 30 एक्सा हर्ट्ज जो है वो होती है। तो मान यदि बात करें इसमें कितना होता है तो 3 गुणे 10 की पावर 16 हर्ट्ज से लेकर 3 गुणे 10 की पावर 19 हर्ट्ज। तो ये वैल्यू मान में भी लिख सकते हैं। और ऊर्जा के संबंध में बात करें तो 120 इलेक्ट्रोवोल्ट से लेकर 120 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट तक जो है ऊर्जा होती है। तो सारी चीजें मैंने बता दी। चलिए देखते हैं अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य जो ध्वनि है उनका उपयोग किया जाता है, बताना है कि पराश्रव्य जो ध्वनि है उनका यूज इनमें से किसमें किया जाता है। अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है ईसीजी में, ऑप्शन बी है सोनोग्राफी में, ऑप्शन सी है ईईजी में, या ऑप्शन डी है एक्सरे में। तो ऑप्शन एबीसीडी में आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा कि पराश्रव्य जो ध्वनि उनका यूज इनमें से कहाँ जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। इसका आंसर देखेंगे हम कल दोपहर 3 बजे, यही जो हमारा लाइव टाइम है इस समय, तो आ जाइएगा लाइव। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।